हेलो फ्रेंड्स, संजू ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण का EVS 40 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीटेट, SSC या ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को अंत तक। ठीक है, एक्सप्लेन के साथ हम कराएंगे। आपका प्रश्न है, इकोलॉजिकल पिरामिड किसे दर्शाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है जनसंख्या, बी जीवभार, सी ऊर्जा, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है दर्शाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, जनसंख्या, जीवभार, ऊर्जा, ये सभी को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आप लोग को किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण की इकाई है? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी वाट, डी जूल। तो फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, और ब्लैक कार्बन किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। वनस्पति, ज्वालामुखी, सी अपूर्ण दहन, डी वाष्पीकरण। तो फ्रेंड्स, ब्लैक कार्बन जो उत्पन्न होता है वो अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। अब चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है ब्लैक कार्बन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होता है ब्लैक कार्बन। ठीक है, कण के पदार्थ कहलाता है ब्लैक कार्बन। वातावरण के साथ ही वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करता है ब्लैक कार्बन। कुछ ही दिनों में जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर मिल्टिंग, कृषि और हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डालता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 निम्न में से कौन एक संकटग्रस्त प्रजाति है? ठीक है, ए गाय, बी शेर, सी बाघ, डी कुत्ता। तो फ्रेंड्स, जो संकटग्रस्त जो प्रजाति है वो है बाघ। ठीक है, बाघ जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, इसलिए वो संकटग्रस्त प्रजाति है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है 6, भारत में पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ए सुंदरवन, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी, डी मानस। तो फ्रेंड्स, भारत में पहला जैव मंडल रिजर्व जो है वो नीलगिरी है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो है टोटल 18 है। ठीक है, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में स्थापित किया गया था, जो पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7, प्लास्टिक प्रदूषण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी समुद्री जीवन, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक प्रदूषण मुख्य रूप से संबंधित है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री जीवन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त
सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है 8, निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी जल ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, जो गैर नवीकरणीय संसाधन है वो है कोयला। ठीक है। ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर होगा। आइए एक्सप्लेन करते हैं, ऊर्जा का स्रोत के बारे में जानते हैं। ठीक है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा जो है कौन कौन से है, तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस है। ठीक है। और यहाँ गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जैविक ईंधन है। ठीक है। इससे आप लोग समझ गए होंगे नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं और गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 9, सतत विकास की अवधारणा किससे दी गई है? आपका ऑप्शन है ए ब्रुटलैंड आयोग द्वारा, बी रियो सम्मेलन द्वारा, सी स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा और डी है क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सतत विकास की अवधारणा जो है ब्रुटलैंड आयोग द्वारा दी गई है। ठीक है। ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट उत्तर होगा। आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सतत विकास की अवधारणा का अर्थ है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित किया जाता है। ठीक है। यह मुख्य रूप से 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट द्वारा परिभाषित और लोकप्रिय की गई थी, जिसने इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवधारणा बना दिया। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी जल चक्र, डी ऊर्जा चक्र। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा चक्र जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ठीक है। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। चलिए हम जानते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कौन कौन से हैं। ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र उन प्राकृतिक मार्गों को कहते हैं जिसके द्वारा आवश्यक रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, फास्फोरस पृथ्वी के जैविक और अजैविक घटकों के बीच लगातार घूमते और पुनर्चक्रित होते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं और जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये चक्र जैसे कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और मानवीय गतिविधि से प्रभावित होते हैं, जिससे पृथ्वी के संतुलन में बदलाव आता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 11, पर्यावरण में NO2 गैस किससे संबंधित है? ए ओजोन क्षय से, बी अम्ल वर्षा से, सी वैश्विक उष्मीकरण से, डी ध्वनि प्रदूषण से। तो फ्रेंड्स, NO2 गैस जो है संबंधित है अम्ल वर्षा से। ठीक है। ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है। आइए एक्सप्लेन करते हैं।
पर्यावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो वर्षा के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारण बनती है, जिससे मिट्टी, झील, इमारतों और वनस्पतियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हम जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसको हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी है? ठीक है, ए 45, बी 50, सी 54, डी 58। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 54 है। ठीक है, का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 13। निम्न में से कौन एक्स सितु संरक्षण का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है ए राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्य जीव अभयारण्य, सी चिड़ियाघर, डी जीवमंडल रिजर्व। तो फ्रेंड्स, एक्स सितु संरक्षण का जो उदाहरण है वो है चिड़ियाघर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आइए हम बताते हैं एक्स सितु संरक्षण के बारे में। ठीक है, एक्स सितु संरक्षण का मतलब है किसी लुप्तप्राय प्रजाति या जीव को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर किसी विशेष और कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करना, ताकि वह विलुप्त ना हो। इसमें चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक और क्रायोप्रिजर्वेशन जैसी तकनीक शामिल है। यहाँ आनुवांशिक सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, का अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उसे वापस पृथ्वी की ओर विकीर्ण कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जल प्रदूषण का संकेतक है? ठीक है, ए पीएच मान, बी बीओडी, सी सीओडी, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जल प्रदूषक का संकेतक जो है पीएच मान, बीओडी और सीओडी, ये तीनों जो है जल प्रदूषक का संकेतक है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? ए महानदी डेल्टा, बी कावेरी डेल्टा, सी सुंदरवन, डी गोदावरी डेल्टा। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है आप लोग जानते होंगे सुंदरवन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ओजोन हॉल का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी दक्षिणी ध्रुव, डी एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा ओजोन वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओजोन से हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है सभी एग्जामों में, तो ये सारा क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ओजोन होल का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज़्यादा प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। ओजोन छिद्र का सबसे अधिक और गहरा असर अंटार्कटिका के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम तापमान और ध्रुव समतापमंडलीय बादल बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, जिससे ओजोन का क्षरण तेजी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन किससे संबंधित है? ए ऊर्जा प्रवाह, बी पोषक चक्र, सी विषैले पदार्थ, डी जनसंख्या वृद्धि। तो फ्रेंड्स, जैव आवर्धक संबंधित है विषैले पदार्थ से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो आपको हम इससे पहले बता दिए थे नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? ए 1972 में, बी 1974 में, सी 1981 में, डी 1986 में। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। ठीक है, एकदम सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है 21, ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण, बी वनीकरण, सी प्रदूषण नियंत्रण, डी वन्यजीव संरक्षण। तो फ्रेंड्स, ग्रीन इंडिया मिशन जो है संबंधित है वनीकरण से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ए CO2, बी SO2, सी O2, डी H2। तो फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा का कारण जो है वह है बी SO2। ठीक है, आइए हम जानते हैं SO2 अम्ल वर्षा का कारण कैसे है। SO2 अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह वायुमंडल में पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो बारिश, बर्फ या धुंध के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। इसका मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन जलने से होने वाला प्रदूषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, ए 1972, बी 1980, सी 1986, डी 1991। तो फ्रेंड्स, वन्यजीव संरक्षण लागू हुआ 1972 में। इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, कार्बन सिंक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए महासागर, बी वन, सी रेगिस्तान, डी पर्वत। तो फ्रेंड्स, कार्बन सिंक का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो है वन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। आइए हम जानते हैं वन जो है कार्बन सिंक का सर्वोत्तम उदाहरण कैसे है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे अपनी बायोमास और मिट्टी में जमा करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव अपघटनीय है?
ऑप्शन है ए प्लास्टिक, बी डीडीटी, सी सीवेज, डी भारी धातु। तो फ्रेंड्स, सीवेज जो है प्रदूषक जैव अपघटनीय है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 26। पर्यावरण में NO2 गैस किससे संबंधित है? ए ओजोन क्षय से, बी अम्ल वर्षा से, सी वैश्विक उष्मीकरण से, डी ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, NO2 गैस जो है संबंधित है अम्ल वर्षा से। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए डार्विन ने, बी एरिस्टोटल ने, सी हैकेल ने, डी लेमार्क ने। तो फ्रेंड्स, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया वो है हैकेल ने, ठीक है। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है। देखिए किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया। कब किया? तो 1866 में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28। निम्न में से कौन सा जैव मंडल का भाग नहीं है? ए स्थल मंडल, बी जल मंडल, सी वायुमंडल, डी चुंबक मंडल। तो फ्रेंड्स, चुंबक मंडल जो है जैव मंडल का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट उत्तर है। आपका प्रश्न है 29। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए चक्रीय, बी द्विदिश, बी एकदिश, डी अनियमित। तो फ्रेंड्स, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो होता है एक दिश, ठीक है। आपका सही उत्तर होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक, डी मांसाहारी। तो फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है उत्पादक, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है 31। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? ए नॉर्मन मायर्स ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी ईपी ऑडम ने, डी रामदेव मिश्र ने। तो फ्रेंड्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी, ठीक है। नॉर्मन मायर्स ने दी। ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट उत्तर होगा। और ये हम जानते हैं व्याख्या। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा ब्रिटिश परिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दी थी, जिन्होंने उच्च जैव विविधता और आवास क्षति वाले क्षेत्रों की पहचान की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 32। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 33। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी N2, डी N2O, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो N2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षौभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी वही मंडल। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है, ठीक है। देखिए व्याख्या। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल
में पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली है और इस परत में सबसे अधिक ओजोन मौजूद होती है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीओडी का पूरा नाम क्या है? ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, डी बेसिक ऑक्सीजन डिमांड। तो फ्रेंड्स, बीओडी का फुल फॉर्म पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए खनन, बी कृषि विस्तार, सी औद्योगिकरण, सी शहरीकरण। तो फ्रेंड्स, वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कृषि विस्तार। ठीक है। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ए वन संरक्षण, बी जलवायु परिवर्तन, सी आर्द्रभूमि, डी वन्य जीव संरक्षण। तो फ्रेंड्स, रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन है ए काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी गिर, डी कान्हा। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है। आप लोग कमेंट करिए जिम कॉर्बेट कौन सा राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपघटक है? ए शेर, बी हिरन, सी कवक, डी घास। तो फ्रेंड्स, कवक जो है वो अपघटक है। ठीक है। आइए हम इसका व्याख्या जानते हैं। कवक बेहतरीन अपघटक है। ठीक है। क्योंकि वे मृत जैविक पदार्थ जैसे मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। फ्रेंड्स, आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। और चैनल में आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।